नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कानून और आप लेके अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। अपना शो शुरू करते हैं। पहली अपॉलॉजी के साथ, लास्ट वीक मैं शो नहीं कर सका था। मुझे पता है रिपीट शो चल रहा था और काफ़ी मुझे बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि क्या हुआ था। बस कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, कभी मैं कोर्ट में होता हूँ, कहीं लंदन से बाहर होता हूँ, तो इसलिए नहीं कर सकता। पर एनीवे आज का शो अपना मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ। अपडेट्स बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत केस लॉ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 6 अप्रैल से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते जब मैं अगला शो करूँ तो उसके अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर भी डील कर लूँगा। जो अपडेट्स की बात होगी उसको हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना बताता चलूँ कि अभी बर्मिंघम का प्रोग्राम बन रहा है इस वीकेंड का। ये जो 31st सैटरडे 31st ऑफ मार्च बर्मिंघम हमारा प्रोग्राम बन रहा है। बहुत देर से वादा करता आ रहा हूँ उन लोगों से, सबसे माजरत जिनसे मैं अभी तक मिल नहीं सका। कहता आ रहा हूँ, मेरा ख्याल है कुछ 6 हफ्ते हो गए मुझे बर्मिंघम गए हुए। सो इसलिए दिस वीक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी इन बर्मिंघम। और ऑब्वियसली अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और फिर हम वहाँ बर्मिंघम में बैठ के बात कर सकते हैं कि क्या करना है। आज सीधा कॉल्स की तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें आज, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें, व्हाई नॉट। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था बताइए। कि रिकंसिडरेशन के लिए कितने टाइम के बाद ये जवाब देते हैं और हाँ। अपडेट के लिए कितना टाइम बाद इनको अपडेट करना चाहिए? ओके। रिकंसिडरेशन, आप किस रिकंसिडरेशन की बात कर रहे हैं? ये हमने वो क्या बोलते हैं बच्चे के बेस पे लगाया था और अच्छा। रिफ्यूज कर दिया उसको, फिर हमने रिकंसिडरेशन के लिए डाला ठीक। तो 6 महीने हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। देखिए, जो आप एक्सपेक्ट करें जब भी आंसर, आप सिर्फ तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से जब आपकी कोई लीगल एप्लीकेशन होती है जो कि लॉ के मुताबिक उन्होंने एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर डिसाइड करनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसको लीगल एप्लीकेशन नहीं कहा जा सकता, यानी कि लीगल एप्लीकेशन से मेरी मुराद क्या है, जिसका कोई फॉर्म हो जिसके अंदर कोई आपने होम ऑफिस की फीस लगानी हो, अगर ऐसी चीज नहीं है तो होम ऑफिस उसको एज रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर करता है। जब आप फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं किसी भी चीज के लिए, जिसको हम कभी रिकंसिडरेशन का नाम देते हैं, कभी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस का नाम देते हैं, कई दफा लोग उसको फ्रेश क्लेम भी कह देते हैं, नाम जो मर्जी आप उसको दें, वो इसलिए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आप करते हैं आपने रिफ्यूजल के बाद। अब आपने जो एप्लीकेशन की होगी, आपने बच्चों के बेस पे या अपने बेस के ऊपर, अपने ह्यूमन राइट्स के बेस पे एफएलआर एप्लीकेशन की होगी। अब एफएलआर एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज की, उसके वक्त जब आपने एफएलआर एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपकी होम ऑफिस की फी भी गई थी, आपका फॉर्म भी गया था, उसका जवाब देना होम ऑफिस के लिए लाजमी है। उन्होंने उसको अपने नॉर्मल प्रोसेस के मुताबिक 3 महीने में, 2.5-3 महीने में उसका जवाब आपको दे दिया। अब उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, आपने आगे से कहा कि नहीं जी ये रिकंसिडर होना चाहिए, ये फैसला आपका ठीक नहीं है, मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं अपनी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता हूं, जिस पे हम रिकंसिडरेशन करते हैं। अब बात क्या होती है, बड़ी एक टेक्निकल सी और एक प्रैक्टिकल सी बात बनती है। वो क्या है, आपकी एफएलआर एप्लीकेशन जब जाती है, आपने सिस्टम में अपनी एक लॉग इन करा दी एप्लीकेशन। अब वो एप्लीकेशन आपकी अगर रिफ्यूज होती है, आप आगे से कुछ भी नहीं करते, आप खाली बैठे रहते हैं। बिकॉज आजकल जो होम ऑफिस का तरीका है करने का, वो ये करते हैं कि एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज करेंगे, उसके ऊपर अपील का राइट भी नहीं देंगे, कोई रिमूवल प्रोसेस भी शुरू नहीं करेंगे, आपको दरमियान में छोड़ा हुआ लटकाया हुआ उसी तरह से। अब आप इंतजार करें कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ऑब्वियसली खतरा होता है कि जी मेरी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत में मैं हमेशा कहता हूं बेहतर है एक रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन डाल दें। रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन क्या है, वो सिर्फ आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जिसमें आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स नए सिरे से उनके रिफ्यूजल लेटर के मुताबिक टेलर करके उनके खिलाफ जाते हैं। उसका फायदा क्या है, एक तो यह कि आपकी तरफ से एक एफर्ट की गई कि आपने कुछ ना कुछ कोशिश की कि आपका एप्लीकेशन कोई होम ऑफिस से पेंडिंग रहे, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से वहां मौजूद है जिसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ। कल को उसका अगर फैसला आता है, उसको वो रिफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। अब जो टाइम की बात है कि जी कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये लीगल एप्लीकेशन नहीं है इसलिए इसका कोई सेट टाइम भी नहीं है। अब आपको 6 महीने हो जाएं, कई दफा होता है कि आपके केस के लिए बेहतर है कि आप 6 महीने से भी कम इंतजार करें, कई दफा होता है आपके केस के लिए बेहतर कि आप कुछ ज्यादा इंतजार कर लें। जितना भी आपका सूटेबल टाइम होता है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, इसके ऊपर कोई वो डेडलाइंस नहीं होती कि इतने टाइम के अंदर आपने रिकंसिडरेशन कर देनी है या इतना टाइम उसका इंतजार करना है। उसके अलावा जो आपने चीज पूछी कि जी और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन कब देनी चाहिए या उसको अपडेट कब करना चाहिए, अपडेट करने की बात याद रखें, अपडेट का मतलब क्या है।
कि आपकी जो सिचुएशन चल रही थी उसमें कोई चेंज आई है जो आप अगले को बताना चाहते हैं। जब भी चेंज आती है आपको अपडेट करना चाहिए, चाहे वो चेंज महीने के बाद आती है, चाहे वो चेंज 6 महीने के बाद आती है, चाहे वो चेंज 1 साल के बाद आती है। जब भी वो चेंज आती है उसको अपडेट करें। मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि अगर आपने अपनी रिकंसिडरेशन की रिप्रेजेंटेशंस की हैं, एफएलआर एप्लीकेशन की रिफ्यूज हो गई, अब आपने उसकी रिकंसिडरेशन कर दी, आगे से रिकंसिडरेशन को 6 महीने गुजर गए, 6 महीने, अब अगर आपके केस के अंदर जान है, आप समझते हैं कि नहीं ये जल्दी डिसाइड होना चाहिए और ये आपके फेवर में सब कुछ जाता है, तो फिर आप जल्दी उसके लिए फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं अभी इतना स्ट्रांग नहीं, थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आप इंतजार कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, कुछ आप उसको अपडेट करना चाहते हो, तो 6-8 महीने के बाद कोई ना कोई आप नई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस उसके ऊपर कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा, उनके पास आपकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन होगी जिसके ऊपर वो बैठ के फैसला करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन की आज से 2 साल पहले और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, अब अगर आपको डिसीजन आता भी है तो वो 2 साल पुराने फैक्ट्स के ऊपर होता है। ठीक है, कई दफा होम ऑफिस का लेटर आता है कि जी हमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भेजें, फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें ये चीजें भेजें 14 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर, वट एवर टाइम दिस है। अगर आप उसके अंदर वो भेज देते हैं, ग्रेट। अगर नहीं भेजते तो जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर ही फैसला कर देते हैं, तो वो आपकी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। सो मेरे लिए बेहतर ये होता है कि हमेशा 6-8 महीने के बाद रिफ्रेश करें, कुछ नया केस लॉ आया होता है, जो भी चीज़ होती है उसके मुताबिक बात करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई खुर्रम बोल रहा हूँ मैं मैनचेस्टर से। जी खुर्रम तो साहब, मुझे 2-3 सवाल पूछने थे आपसे। पहला जी। एक सवाल ये है कि मैंने आपके 4 महीने पहले आपको फोन किया था। अच्छा। आपने मुझे ऐसे ही, अभी जो बात हुई है आपकी किसी दूसरे बंदे से, उनको आपने एडवाइस किया था, जैसे मुझे भी ऐसे एडवाइस किया था कि फर्दर सबमिशन आप करें। ठीक। वो मैंने फर्दर सबमिशन कर दी थी। ठीक है, मेरे पास कुछ अपडेट्स भी थी, ठीक। स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने अपडेट कर दिया। अभी तो खैर उनका जवाब नहीं आया। उसके अलावा मेरा केस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरोपियन कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने कहा था फिर भी होम ऑफिस को फर्दर सबमिशन कर दें, वो मैंने कर दी हुई है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि मुझे कोई काम की इजाजत मिल जाए। एज असाइलम सीकर मेरा केस को काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मुझे काम की, एक तो जॉब की इजाजत मिल जाए, और अगर जॉब की इजाजत मिल जाएगी तो मैं नैस के बच्चों के लिए अपने खर्चा ले रहा हूँ नैस से। ठीक है, तो क्या अगर मुझे जॉब की इजाजत देंगे तो वो बंद कर देंगे, और उनके अकोमोडेशन में रह रहा हूँ तो क्या वो अकोमोडेशन में अगर इजाजत दे देते हैं तो मेरे से अकोमोडेशन भी ले लेंगे, मुझे खुद अकोमोडेशन अरेंज करनी पड़ेगी, या फिर जॉब मिलने के बाद जब मैं उनको शो करवाऊंगा फिर वो मुझे मेरे से ये सब कुछ बंद करेंगे? आप मुझे पहले सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने जब असाइलम किया था, असाइलम तो आपका रिफ्यूज हो चुका है ना? हाँ जी जी। अब आपने फर्दर रिप्रेजेंटेशन या अपना फ्रेश क्लेम जो किया है उसको कितनी देर हो गई है? उसको तो 4 महीने हुए हैं अभी 4 महीने हुए। चलिए ठीक है, मैं आपको अब जवाब देता हूँ जी। देखिए, सबसे पहली चीज जो काम करने की इजाजत है, अगर हर बंदा यहाँ पर आके असाइलम करे और उसको फौरन काम करने की इजाजत मिल जाए और वो उसका नॉर्मल सिस्टम शुरू हो जाए, तो फिर हर बंदा यही कर रहा हो, और इसी चीज को होम ऑफिस से रोकने के लिए ये चीज बंद की हुई है। जहां काम करने की इजाजत की बात आती है, आप उनको बताते हैं कि जी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं अपने आप को लुक आफ्टर कर सकता हूँ, मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने जो अपना अभी तरीका बनाया हुआ है होम ऑफिस की तरफ से, जो अभी मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ चल रही है, वो ये है कि उन्होंने काम करने की इजाज़त आपको नहीं देनी। आप उनको कहते हैं कि जी मैं कर सकता हूँ काम, मेरे पास बिजनेस में कर सकता हूँ, या मेरे पास एक स्किल है, मैं उसके मुताबिक चल सकता हूँ, वो नहीं मानते। आप उनसे इजाज़त मांगते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने आपका केस कंसिडर किया है, आपकी एंट्री ऐसे हुई थी, फैसे हुई थी, आप ओवरस्टे हुए, ये हुआ वो हुआ, आपके पास अभी काम करने की इजाज़त नहीं होगी। एक तो ये चीज़। अगर आपको असाइलम किए हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है, या असाइलम के बाद रिफ्यूज होने के बाद फर्दर रिप्रेजेंटेशंस किए हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है, तो फिर आपको काम करना अलाउड है। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा के वो आपको देते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि जी काम करने की इजाज़त आपको मिल गई है क्योंकि वो यूरोपियन के कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस के अंदर काम कर सकते हैं। अब वो सिचुएशन जब आती है तो उसके अंदर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इन एनी केस, फॉर एग्जांपल आपका साल गुजर जाता है, आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, आप जो नास के अकोमोडेशन ले रहे हैं, जो आप उनसे बेनिफिट्स वगैरह सारा कुछ ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो उसको रिकंसिडर तो करेंगे, क्योंकि नास की सपोर्ट आपको कब मिलती है? जब आप कहते हैं कि जी मैं अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकता। अब अगर काम करने की इजाज़त आपके पास होती है, आप काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जाएगा कि
कि वो आपको अकोमोडेशन वगैरह ना दें। उनका ये कोई वो उनके ऊपर नहीं बनता कि वो आपको काम की इजाजत भी दें कि जाओ भाई जाके काम करो, कमाओ, जो मर्जी करो, और प्लस हम आपको घर भी देंगे, हम आपको खर्चा भी देंगे। वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस के भी खिलाफ जाती है चीज। सो अगर आपको काम करने की इजाजत मिलेगी तो फिर बेहतर है, और बेहतर क्या मुश्किल है कि वो आपको बेनिफिट्स फिर भी दें और आपको अकोमोडेशन फिर भी दें। फिर वो आपसे कहेंगे कि जी अब आप हमारे नज़दीक डेस्टिट्यूट नहीं हैं, अब आप काम करके अपने आप को पाल सकते हैं, अपना बच्चों को पाल सकते हैं, तो फिर अब आपको वो चीज़ करनी चाहिए। ये है अगर आपको काम की इजाज़त मिलती है तो। बट फॉर नाउ 4 महीने आपके हुए हैं, अभी आपको मेरा नहीं ख्याल काम की इजाज़त मिलेगी। सो जो आपकी सिचुएशन चल रही है, जो आपके फ्रेश क्लेम वगैरह चल रहा है, वो उसी तरह चलता रहेगा जब तक उसका डिसीजन नहीं होता, जब तक आपको स्टेटस नहीं मिल जाता, अभी आपको काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी जी मिस्टर बुखारी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो मैंने 28 दिसंबर को 2011 को मैंने FLRO -O एप्लीकेशन की थी। ठीक। तो उसमें जब भी मैंने की तो 13 जनवरी मेरे नेबर के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। ठीक। तो उसका वजह से मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो तभी उन्होंने उसके बाद मेरे को छोड़ दिया, तो फिर इमिग्रेशन आ गई थी। उन्होंने मेरे सारा फिंगर वगैरह कुछ लिया, तो उन्होंने मेरे को साइनों के लिए बुलाया, क्योंकि तभी सिस्टम के अंदर, क्योंकि मेरे जो एप्लीकेशन में मेरा नाम था वो मेरा कुलदीप सिंह है, तो उसके अंदर मेरे KUL की जगह N आया हुआ है बीच में। अच्छा। तो सिस्टम में मेरा कुछ नाम नहीं आया। तो मेरे को साइनों के लिए निकाल लिया। उसके एवरी 2 वीक्स, उसके बाद मैं 3 बार गया, तो चौथी बार मेरी मिसेस को बुला लिया। अच्छा। कि आप उनको भी साथ में लेके आए साइनों के लिए। ठीक। तो अभी मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले मेरे इंडिया से फोन आया कि पुलिस वाले हमारे घर गए हुए हैं हमारी इंक्वायरी के लिए। तो मैंने ये पूछना था कि देखो हमने एप्लीकेशन भी की हुई है, उन्होंने हमको साइनों पे भी लगाया हुआ है, और फिर पुलिस भी हमारे इंडिया में गई है कि हम वहाँ पे रहने वाले हैं, कैसे कैसे हैं। तो क्या आप हमें बताएं कि हमारे केस का क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा है वो भी 6 साल और 10 महीने का है। 6 साल 10 महीने का यहीं पैदा हुआ था? ये पैदा हुआ जी। ओके। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? मेरे को यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। काम शाम करते हैं आप? मैं काम करता हूँ जी। ओके। पे स्लिप बकायदा टैक्स पे कर रहा हूँ, चलो अपने नाम से पे कर रहा हूँ टैक्स भी मैं। ठीक है। और घर ले लिया आपने यहाँ पे कि नहीं? सॉरी, घर ले लिया कि नहीं आपने? मेरे घर नहीं लिया अभी, मैं किराए पे ही हूँ। किराए पे हैं। ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी। जो आपने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी दी है उसके ऊपर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको, वो ये है, आपको 8 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, आप काम करते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आपका बच्चा आपका यहाँ पैदा हुआ, वो 6 साल और 10 महीने का हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का वो हो चुका है। आपकी जो यहाँ पे एक प्राइवेट और फैमिली लाइफ बन चुकी हुई है, उसकी बेस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ बहुत सेटल हो गया है, आप लोग यहाँ पे बहुत सेटल हो चुके हैं, और आप लोगों को इंडिविजुअली या एज ए फैमिली यहाँ से निकालना गलत होगा। अब उसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगी, क्या केस लॉ इस्तेमाल होगा, वो सारा कुछ तो आई एम श्योर आपके वकील को ही पता होगा जिसने आपकी एप्लीकेशन की होगी, उसके अंदर सारा कुछ आना चाहिए। उसमें जो केसेस हैं वो बच्चों के ऊपर जो ज़ैडिस तांजानिया है फॉर एग्जांपल, LD जिम्बाब्वे है, टीनिज़ारे केस है, ये सारे इन केसेस का जिक्र होना चाहिए उसके अंदर। सेक्शन 55 बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट का उसका जिक्र होना चाहिए, उसके अंदर सारी जो पॉइंट्स आए हुए हैं उनका जिक्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके फिर आपकी एप्लीकेशन बननी चाहिए थी। प्लस इसमें आपकी तरफ से आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके बिल्स, आपके कोई लेटर्स ऑफ सपोर्ट लोगों की तरफ से, वो सारा कुछ लगा होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं, जो बताते हैं कि आप यहाँ पे किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका बच्चा किस तरह से रह रहा है, आपकी वाइफ किस तरह से रह रही हैं, आप खुद किस तरह से रह रहे हैं, आप लोग अपने आप को सपोर्ट कैसे करते हैं। नाउ ऑन द होल अगर आप सारी तस्वीर ऐसी बना के पेश कर सकते हैं जिसको देख के नजर आए कि ये बड़े सेटल्ड है यहाँ पे और ज्यादती होगी इनको यहाँ से निकालना, तो आपका केस सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप ऑन द होल वो चीज नहीं कर सकते तो केस आपका गिर जाता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा जो एक गलती करते हैं इस तरह के केसेस बनाने में और रिप्रेजेंट करने में, वो ऑन द होल पूरी पिक्चर को नहीं देखते। वो देते अच्छा जी कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लेटर हो, ये लो, ये हो, इस तरह से मत देखा करें उसको। आप देखें एक तरह से आप न्यूज देखें कि आप यहां पर हैं और आप ऊपर से जाके इसको देख रहे हैं, ऊपर से एरियल व्यू देके आपने देखना है कि क्या इसकी क्या जिंदगी नजर आती है। वो जो आप दिखाना चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और आपके लेटर्स वगैरह के थ्रू और आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू नजर आना चाहिए।
अभी आपने जो चीज बताई, आपकी एप्लीकेशन गई हुई है, आपको इंतजार भी करना है अभी, और आप साइन करने के लिए जाते हैं, इसका मतलब आपको रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब वहां पे जो आप इंडिया की बात करें कि इंडिया में पुलिस वाले गए हैं पता करने के लिए, वो आपकी आइडेंटिटी वगैरह कंफर्म करने गए होंगे। ऑब्वियसली उन्होंने ये देखना है कि जी आपने जब अप्लाई किया था आपने उस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, आप अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अपनी इंक्वायरी करते हैं। सो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सेम होती है तो हो सकता है वो आपको क्रेडिबल बना दे, अगर इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होती तो वो कहते हैं कि जी देखो पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हो, इसलिए ये चीज़ें मैच नहीं करती, ये चीज़ें गलत है और हम आपको स्टेटस नहीं देंगे। बट एनीवे, बात जो सोचने वाली है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चे का आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इस केस के लिए। मैं आपको ऑब्वियसली कंफर्म तो नहीं कर सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सिचुएशन आपने मुझे बताई और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपने उस तरीके से काम सही तरह से बनाया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन सही तरह प्रेजेंट की हुई है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए। अगर उसमें आपकी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो सही तरह से नहीं है और वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो फिर भी घबराइए मत, फिर भी एक नई एप्लीकेशन या फ्रेश रिप्रेजेंटेशन या फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम, या उसको हम जिसको हम रिकंसिडरेशन का नाम देते हैं वो कर सकते हैं। उसके अंदर फिर अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सबमिट करा सकते हैं। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं, अगर वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं, अगर आप समझते हो कि जी आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपको अभी करना चाहिए, तो आप उनको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हो, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हो उनके खिलाफ। सो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी मैं अभी आपको सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि अभी क्या होना है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो आपने बताया कि अभी तक आपने स्टेप्स उठाए हैं, साउंड्स ऑल राइट, लगता है कि अभी तक आप सही काम कर रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं। एप्लीकेशन भी आपने डाली है, आपने उसमें पे स्लिप्स का भी जिक्र किया होगा, आपने उसमें टैक्स का भी जिक्र किया होगा, आपने बच्चों का भी जिक्र, अपने बच्चे का जिक्र किया होगा, बच्चे के स्कूल के लेटर्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगी, और बच्चों के साथ उसके बड़े होते हुए वो तस्वीरें नजर आनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि जी इसने थ्रू आउट द टाइम सारा यहाँ पे गुजारा है। अब बच्चा कैसा है, क्या ये वापस जाके इंडिया में रह सकता है या नहीं, सो वो फिर सारा कुछ अगर आप प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं तो केस आपका सक्सेसफुल हो जाता है। व्हाई नॉट। ऑलराइट जी, ऑल द बेस्ट। मैं अभी तो इसमें आपको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन जो आप सिचुएशन बता रहे हो, काम आपका होना जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो 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 जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। मैंने पूछना था, एक मेरी दोस्त है, उसको इधर आए हुए 8 साल हो गए हैं और उनकी बच्ची को 7 साल होने लगे हैं, इधर पैदा हुई है। तो उनके जो वकील है उसने बोला कि आप FLR में अपना केस कर लें, तो क्या चांस है उनके? अभी आपने पहला सवाल का जवाब सुना जब मैंने पिछले कॉलर को दिया था? नहीं, मैं लाइन पे थी इस वजह से मैं सुन नहीं सकी। अच्छा, वो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी जी। मैं आपको भी सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आपकी बच्ची को यहाँ पर जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको बच्ची को यहाँ पे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। जो पेरेंट्स है या मदर है, उसको यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग केस बनता है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। उसके लिए जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने बताई अभी। बच्चे के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगाएं सारे, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसके फोटोग्राफ्स लगाएं, वो सारा कुछ इकट्ठा करके प्रॉपर केस लॉ डाल के बीच में प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स बना के उसको एक एक चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन करके फिर आर्ग्यू करें उस केस में, तो फिर इस केस के अंदर जान जरूर पड़ती है। क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज बच्चे ने इतना टाइम यहाँ पे गुजार लिया है तो उसका काम होना चाहिए यहाँ पे। सो जो आपकी फ्रेंड है उनको बता दें कि एप्लीकेशन डालें, सिर्फ ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो वकील साहब हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोगों ने भी इधर सुने होते हैं, और ये मैं वकीलों की भी खिलाफ बात कर रहा हूँ, वकीलों ने भी इधर सुना होता है, अच्छा फलानी एप्लीकेशन कर दो, फलानी कर दो। अक्सर वकील भी नहीं समझते कि लॉ क्या है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेक श्योर कि अब आपका जो वकील है वो इस चीज को जानता हो, इस चीज को समझता हो कि कानून क्या कहता है, एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, फिर करें। क्योंकि अदरवाइज आप एप्लीकेशन करते हैं, आपको एक वो मौका गवा दिया जाता है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन अगर सही नहीं की, कंसिडरेशन तो हो गई, अगर उस पर आपको अपील का राइट मिल गया, आप अपील में भी चले गए, अपील में भी कुछ नहीं कर सके, जाके दोबारा अगर आप जाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक जज को जाके मनाना इस चीज पे कि जी 2 महीने पहले जो आपने अपील सुनी थी, अब उससे ये वाली अपील बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक हो, बाकी सब खैर है। आपने जो सिचुएशन बताई है, अगेन जिस मैंने पिछले कॉलर को बताया था, आपको उसमें स्टेटस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बिजनेस इमिग्रेशन वीजा के बारे में मालूमात लेनी है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस इमिग्रेशन वीजा के बारे में कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और कितना पैसा रिक्वायर्ड है। मेरा भाई पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहता है, यहाँ मेरे मामू का बिजनेस है, वो उनके 2 टेकवे हैं, वो 3rd वन स्टार्ट करना चाहते हैं और वो उनके भाई उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। ठीक।
तो इसके लिए उसको किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? पहले मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिए कि जो बिजनेस वीजा आप जिसको कह रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर वीजा की बात कर रहे हैं ना, टियर 1? जी। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि अपना एक नया बिजनेस सेटअप करता है या किसी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जाके अपना स्टेक खरीद के उस बिजनेस को चलाना शुरू करता है। टियर 1 के अंदर जो टियर सिस्टम, पॉइंट्स पे सिस्टम चल रहा है यूके में, उसमें एंटरप्रेन्योर का एक कैटेगरी है जिसको पहले सेटिंग अप इन बिजनेस कहा जाता था, उसको अब एंटरप्रेन्योर, टियर 1 एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। पैसों की जहां तक रिक्वायरमेंट है उसमें 2 लाख पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा जी, अब जिस तरह आपने पूछा कि जी भाई है वो आके यहाँ पे काम करना चाहता है, अंकल के साथ काम करना चाहता है, अंकल का ऑलरेडी बिजनेस है, वो पार्टनरशिप में जाना चाहता है। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, अच्छा जी अगर अंकल उसमें 1 लाख पाउंड डाल देते हैं और 1 लाख पाउंड मैं ले आता हूँ वहां से, तो क्या काम होगा? नहीं, क्योंकि अंकल को वीजा की जरूरत नहीं है, अंकल को एंटरप्रेन्योर टियर 1 कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। प्रिज्यूमेबली अंकल जी यहाँ पे सेटल्ड हैं। सो जो आप बाहर से आ रहे हो और आप आके उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो बिजनेस में या पार्टनरशिप भी करना चाहते हो, आपको फिर भी 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना होता है। अब वो 2 लाख पाउंड आपने जो लेकर आना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो 2 लाख पाउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए या कैश होना चाहिए या क्या होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, वो 2 लाख पाउंड आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल होना चाहिए। अब आपके अकाउंट में है तब भी ठीक है, आपके किसी जानने वाले के अकाउंट में है तब भी ठीक है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए, अगर कोई आपको इसमें हेल्प कर रहा है और कहता है कि अच्छा ये लाख पाउंड मेरे पास है, लाख पाउंड आपके पास अपना है और आपको कहा जाता है कि यार ये लो, ये पैसे तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। नाउ प्रोवाइडेड वो बैंक से लेटर प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड वो अपनी एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड वो वकील से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एक प्रोवाइड करें जिसमें सब कुछ लिखा हो कि ये बंदा यही है जो इसको अटेस्ट कर रहा है, ये बंदा यही है जो ये पैसा अवेलेबल कर रहा है इनके लिए। और फिर बैंक से जो लेटर होता है उसके अंदर लिखा होता है कि ये पैसा जो है ये अवेलेबल भी है और डिस्पोजेबल भी है। इसका मतलब ये कि ये पैसा अभी आपके पास मौजूद है, आपके अकाउंट के अंदर है, और ये कि इसके ऊपर कोई और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये पैसा यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो अवेलेबिलिटी मौजूद है, देन यू हैव प्रूवन योर पॉइंट। अब आपने करना क्या है, जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो किस बेस से मिलते हैं कि आप यहां पर आए, आपने आके एक बिजनेस खरीदा या एक नया बिजनेस शुरू किया। अब उसके लिए आपने वो 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना है। उसके ऊपर आपको पहले इनिशियल 3 इयर्स का मिलेगा। अगर उस 3 इयर्स के अंदर आपने दिखाया कि आपकी टोटल टर्नओवर 5 मिलियन पाउंड से ज्यादा की है या आपने 10 नए जॉब्स क्रिएट किए हैं, तो फिर 3 साल के बाद ही आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 साल बाद नहीं करना चाहते या आपकी इन 2 कंडीशंस को आप पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपने 5 साल कंप्लीट करने होते हैं, जिसके बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल उसके अंदर कोई रूल्स में चेंजेस नहीं आ रही हैं। एंटरप्रेन्योर टियर 1 जो है वो उसी तरह चल रहा है जिस तरह से पहले अभी चलता आ रहा था। जिस तरह मैंने कुछ 1-2 प्रोग्राम्स पहले अनाउंस किया था कि जो वर्क परमिट्स वाले हैं यानी टियर 2 जनरल वाली कैटेगरीज हैं, उनके अंदर अब से चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं जो कि 2-3 साल के बाद जाके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसके अंदर कि ये है कि आपकी सेटलमेंट का भी रास्ता बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर वो कुछ आपकी कंडीशंस लगा दी जाएंगी कि कुछ लोगों को सेटलमेंट ऑफर की जाएगी, हर एक को नहीं की जाएगी। एंटरप्रेन्योर के लिए टियर 1 जनरल के अंदर, टियर 1 एंटरप्रेन्योर के अंदर अभी वो वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, पैसा शो करना है, प्लस आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज शो करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, आप आइल्स कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह है, अगर आपने कोई डिग्री की हुई है एंड दैट इज अ टॉट डिग्री इन इंग्लिश, तो उसकी बेस पे भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट्स अपने क्लेम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अपनी मेंटेनेंस शो करनी है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपने 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में शो करना है कि आपके पास एक कम से कम एक जो उनका मिनिमम अमाउंट है वो मौजूद है। अब जब यहाँ से कोई अप्लाई कर रहा होता है तो वो 800 का होता है, बाहर से कोई अप्लाई करता है 2800 का होता है। सो बेसिकली आपने मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर कोई स्पॉन्सर है, अपना पैसा है आपका तो वो आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। लोग अक्सर ये भी सवाल पूछते हैं कि जी मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू 3 लाख पाउंड है, सो मैं ये नहीं दिखा सकता। नो, वो पैसा आपके पास अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल होना चाहिए। सो खाली उस पर बात नहीं बनती कि जी वो कोई प्रॉपर्टी आपके पास है जिसकी वैल्यू इतनी है, या कई दफा लोग कहते हैं कि जी मैं बिजनेस खरीदना चाह रहा हूं जिसकी स्टॉक की वैल्यू ये है, क्या उसके ऊपर बात बन जाएगी? वो भी बात बन सकती है, प्रोवाइडेड 2 लाख पाउंड आपकी तरफ से उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है।
उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद होनी चाहिए, जो खैर आप फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर सारा कुछ करते हैं। लेकिन इनिशियल डिसीजन लेने के लिए, इनिशियल वीज़ा लेने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी भी आप यूँ सोचें कि इतनी टेक्निकल ये कैटेगरी है कि आप ओनली स्क्रैच द सर्फेस, कि मैंने बिल्कुल ज़रा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं जिनको हमने पूरा करना होता है टू मेक अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन। जब और जहां उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर और उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आपको मैंने जो जनरल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में अभी दे सकता हूं एक छोटे से टाइम के अंदर, वो मैंने आपको भी दे दी। ओके नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।